फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, एंजॉय से। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ज्योग्राफी का वीडियो डाल रहा हूँ। अभी ज्योग्राफी मेरा मतलब 10th क्लास का 2 वीडियो अब तक हो चुका है। मतलब 6 to 10 मैंने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सिर्फ कितना 6-7 वीडियो और होगा ज्योग्राफी का, मेरा 10th क्लास तक ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी 9th क्लास से 9th और 10th इन दोनों का एनसीईआरटी एससीईआरटी को मैं पूरा कर दूंगा। फिर मैं टाइम मिलेगा टीआरई 4 से पहले तो क्लास 8, 7, 6 का भी साइंस बना करके एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा हम वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, अभी हम 9th और 10th को कवर करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन ना मैक्सिमम चांस रहता है कि 9 या 10 जैसा पूछा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी में एनसीईआरटी से या एससीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है ऐसे आपका बीपीएससी टीआरई 3 में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि पहले 9 और 10 को पूरा करूं, फिर जाकर के हम जाकर के आप 7th क्लास 8th क्लास हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज मेरा ये पहला क्लास है साइंस का। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है और देख सकते हैं आप अच्छे से इसको, और अच्छे से आप पेन डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार देख करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप हर एक चीज पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर में होगा, मतलब मेरे पार्ट वाइज होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से आएगा वीडियो, और आप देखते हुए चलेंगे और अच्छे से आप बढ़िया से आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि एग्जाम में आपका एक से अधिक ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, वो ऑप्शन जो है बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो जो जो भी स्टूडेंट अच्छे से नहीं देखेगा, अच्छे समझ में नहीं जाएगा, तो वहां पढ़ना संभव नहीं है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, बट अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का साइंस का। ठीक है, क्लास 9th ना, अध्याय 1। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। आज ये किसका भाई, ये बायोलॉजी का है। पहले मैं बायोलॉजी खत्म करूंगा, उसके बाद फिजिक्स आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आएगा। आज मैं सारा बायोलॉजी का कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की व्यू से बायोलॉजी एंड फिजिक्स काफी मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर आपका बायोलॉजी से एंड फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो पहले मैं बायोलॉजी कवर करूंगा, उसका फिजिक्स, फिर आफ्टर आपका केमिस्ट्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है। यानी आपको ऐसे बताना है कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सी है, कौन सा जीव है जो केवल एक कोशिका से बना है। ठीक है, क्या वो अमीबा है, क्या पैरामीशियम है, क्या बैक्टीरिया है, या फिर सभी। तो आपको पता ही होगा कि अमीबा भी एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, और बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये तीनों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तीनों क्या है भाई, एक कोशिका से बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे ये तीनों क्या है, एक कोशिकीय जीव। बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है, कौन बहुकोशिकीय जीव है ना। ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो उसको हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और जिसका एग्जांपल आपको दे रखा है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। देखिए क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ठीक, आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई री एग्जाम। ठीक है, टीआरई 3 री एग्जाम में। तो क्या रोबोट हुक ने लगाया है, क्या एम स्लेटर ने लगाया, या टी शॉर्ट ने, फिर दिस। तो पता ही होगा कि कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था भाई, रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का भाग है। निम्नलिखित में से कोशिका का भाग कौन कौन है इसमें, क्या कोशिका झिल्ली है, हाँ, क्या केंद्रक है, या कोशिका द्रव है, या फिर सभी है। तो भाई आपको पता है कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कोशिका झिल्ली भी होता है, हाँ, 3 भाग कोशिका होता है, केंद्रक भी होता है एंड कोशिका द्रव भी होता है। तो ये तीनों क्या है, कोशिका का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। निम्नलिखित में कौन कौन कोशिका का भाग है। तो कोशिका मुख्य कितना होता है, मुख्य 3 भाग होता है, एक कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है एंड कोशिका द्रव। हाँ, ये कोशिका 3 मुख्य भाग है जो कि आपको कोशिका के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी से सभी हो जाएगा। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, क्या केंद्रक बोलते हैं, या कोशिका द्रव बोलते हैं, फिर कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ओके,
तो क्या है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, काफी बार पूछा गया है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्या प्रोटीन की बनी होती है, क्या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, क्या वसा की बनी होती है, या फिर सेल्यूलोज की बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। नहीं, कोशिका कितनी दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। तो आपसे हमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ओके, कितनी होती है? क्या वो शून्य होती है, क्या एक से अधिक होती है, या एक होती है, या फिर अनंत होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या एक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, या शर्करा के बने होते हैं, या प्रोटीन के बने होते हैं, या फिर वसा के बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो आपका है किसके बने होते हैं भाई? ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम आपका प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है, यानी ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? विसरण करना, क्या ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है? प्रसारण करना, या फिर संचय करना, या फिर नन ऑफ दिस? तो ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है संचय करना। ठीक है, क्या करना भाई? संचय करना। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा आपका? संचय करना हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में क्या है? निम्नलिखित में किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होता? यानी कौन सा जीव है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? क्या सर्प में नहीं होता है, क्या छिपकली में नहीं होता है, पक्षी में, या फिर बैक्टीरिया में? तो कौन सा जीव है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव है जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है? तो बैक्टीरिया का जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है? प्रोकैरियोटिक नहीं है। ठीक है, कोशिका दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक में सब केंद्रक कोशिका झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है, यानी वो यूकैरियोटिक है? क्या बैक्टीरिया, क्या अर्किया, या साइनोबैक्टीरिया, या एस्टर? तो ये क्या है भाई? सर्प जो है आपका एक यूकैरियोटिक है, यानी ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारा क्या, ये क्या है भाई? ये आपका यूकैरियोटिक जीव है। और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है। ये साइनोबैक्टीरिया हुआ, अर्किया हुआ, और बैक्टीरिया। जो सर्प जो है ये यूकैरियोटिक है। क्या है भाई? यूकैरियोटिक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक में आता है सर्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दशक कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? निम्नलिखित में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? वो बहुकोशिकीय जीव नहीं मतलब एक कोशिकीय जीव है। तो कवक क्या बहुकोशिकीय जीव नहीं है? पादप, जंतु, अमीबा। देखिए, कवक भी एक बहुकोशिकीय जीव है, पादप भी है, जंतु भी है, बट अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और अमीबा हो गया, सारा किसी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा बहुकोशिकीय नहीं है, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? पादप कोशिका किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, पादप कोशिका किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? क्या प्रसारण द्वारा करती है, क्या विसरण द्वारा करती है, क्या संचरण द्वारा करती है, या फिर नन ऑफ दिस? तो पादप कोशिका आपका प्रसारण द्वारा जल ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि पादप कोशिका किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो पादप कोशिका प्रसारण क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है। ठीक है, इसके द्वारा भाई प्रसारण के द्वारा जल ग्रहण करती है। जो पादप कोशिका होती है प्रसारण के द्वारा जल ग्रहण करती है। आप इसे अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? यानी किसी कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? क्या प्रसारण द्वारा होता है,
क्या विसर्जन द्वारा होता है या संचरण द्वारा होता है, फिर नन ऑफ दीज। तो कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना विसर्जन के द्वारा होता है। कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा अणु अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा। कौन डिसाइड करता है भाई? वो विसर्जन के द्वारा होता है। कौन करता है? विसर्जन करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसर्जन द्वारा होता है। और पादप कोशिका की बात की जाए कि पादप कोशिका किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो पादप कोशिका प्रसारण क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है। और कोशिका विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किसके द्वारा होता है? वो आपका होता है विसर्जन के द्वारा होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें क्या है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? क्या प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, या फिर वसा की बनी होती है, या फिर ए और बी दोनों की बनी होती है? तो आपको पता होगा प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, प्रोटीन एंड लिपिड बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? केंद्र के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद रहते हैं? केंद्र के अंदर कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है? क्या केंद्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है, क्या वसा मौजूद रहता है, क्या प्रोटीन मौजूद रहता है, या नन ऑफ दिस? तो केंद्र के अंदर जो है भाई ऑप्शन नंबर से क्या जाएगा? सी हो जाएगा, यानी प्रोटीन मौजूद होता है। इतना क्या होता है भाई? प्रोटीन मौजूद होता है। केंद्र के अंदर कौन सा पदार्थ मौजूद है? तो प्रोटीन केंद्र के अंदर मौजूद होता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से इसको देख करके आप बार बार वीडियो को देख करके इसको याद कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। केंद्र के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होता है? तो प्रोटीन मौजूद होता है। निम्नलिखित में से लालक कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लालक कणिकाओं का निर्माण, जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है, या हृदय में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है, या फिर गुर्दे में होता है? तो आपको पता होगा कि अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लालक कणिका मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? क्या लाइसोसोम को बुलाता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाता है, या केंद्रक को बुलाता है, या फिर गोल्गी को बुलाता है? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह सबको पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? निम्नलिखित में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? क्या राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, क्या आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, या डीएनए का किया जाता है, फिर सभी का किया जाता है? तो राइबोसोम राइबोसोम के द्वारा आपका किसका संश्लेषण किया जाता है? आपका ये प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। याद रखेंगे इसको, काफी यहाँ से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइबोसोम के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? रट लेंगे इसको एकदम पूरा अच्छे से। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। ओके, तो याद रखें प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा? निम्नलिखित में से पौधों में हरा रंग किसके कारण होती है? ये पता ही होगा, क्या वर्णिल लवक के कारण होता है, या अवर्णिल लवक, या हरित लवक, या फिर सभी? तो पौधों में हरा रंग जो होता है वो हरित लवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो हरित लवक के कारण पौधों में हरा रंग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी क्या डिम है ना, या मसल सेल है, या लिवर सेल है, या फिर किडनी सेल है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो उसको डिम कोशिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम अंडा बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? अंडा, है ना। जिसका व्यास कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडा हो जाएगा, जिसको हम डिम बोलते हैं, जिसका व्यास होता है 0.1 मिलीमीटर। और बोलेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी सबसे अगर लंबी पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आपको शायद वहां पे नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन याद करके मानव शरीर की सबसे लंबी पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो डिम या अंडा हो जाएगा, ठीक है।
बड़ी और लंबी में फर्क है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। लंबी पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, और बड़ी पूछा जाए तो डिम या अंडा हो जाएगा, जिसका व्यास होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। ये मेरा था कक्षा 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर था। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे, अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसका और 2 वीडियो कम से कम और आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है इसमें क्लास 9 में, ठीक है। तो पार्ट 1 है ये, उसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो इस तरह से मेरा ये एक चैप्टर का क्लियर होगा। पहले मैं बायोलॉजी का मेरा वीडियो आएगा, फिर इसके बाद आपका फिजिक्स का आएगा, फिर केमिस्ट्री का आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे भाई अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ यार, एक वीडियो बनाने के लिए लिखना पड़ता है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसको देखना पड़ता है अच्छे से कि किसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है, फिर एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनाया था, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।